सुपर पावर अमेरिका को उसी के दोस्तों ने सरेआम धोखा दिया और ईरान ने अपनी एक चाल से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान ने दुनिया की दुखती रग यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया। इस एक कदम ने ग्लोबल तेल सप्लाई की कमर तोड़ दी और पूरी दुनिया के सामने भयानक तेल संकट खड़ा हो गया। ईरान ने हॉर्मुज में ऐसी औकात दिखाई कि वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मच गया। जो कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, आज अपने ही सहयोगियों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है और उसे वहां से भी करारा तमाचा मिला। ट्रंप की बौखलाहट पर बात करेंगे, लेकिन उससे ठीक पहले आपको सुनाते हैं वन इंडिया से बात करते हुए सैन्य विशेषज्ञ मेजर पक्षी ने क्या कुछ बताया हॉर्मुज में ईरान की पकड़ पर। जरा राय सुनिए। देखिए साहब, ये ईरान ने एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट फाइट किया है जी। ग्रोस अंडर एस्टिमेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का, और उनको भारी खमियाजा चुकाना पड़ा है जी। देखिए, युद्ध के देवता कभी एरोगेंस पसंद नहीं करते। टार्जन जैसे अपनी छाती पीट के क्रीग बुंडोलो वगैरह कहना लड़ाई के पहले जी बहुत आसान है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट देन यू सफर ग्रेट रेपुटेशनल लॉस। और अमेरिका जो कि वर्ल्ड का ओनली सोल सुपर पावर मेजर पावर माना जा रहा था, ग्लोबल सुपर पावर, उसकी इमेज में बड़ा सारा डेंट आ गया है। और जितनी देर ये लड़ाई चलेगी वो इमेज उसकी और नुकसान होगा। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेजे थे। इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ हॉर्मुज में गया। ईरान ने कहा कि हम इसे सिंक कर देंगे, और उनके पास शिप शोर टू शिप मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स बहुत सारे हैं, और इनसे डर के उनको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में ले गए। और फिर उनके ऊपर कोई 8 मिसाइल फायर किए ईरान ने, और अब वो 1000 किलोमीटर पीछे ले गए हैं। कैरियर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसेट एक लाइबिलिटी बन गया है, विच इज अ मेजर थिंग इन द ग्लोबल वॉरफेयर। क्योंकि अभी तक अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन वाज ड्यू टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स जी। अब ये एंटी एक्सेस एंटी डिनायल स्ट्रेटजी के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही they have become a threatened species. It's a paradigm shift in war. और देखिए, ये एक और चीज दर्शाता है, दिस इज कॉल्ड विल टू फाइट। इजराइल की मोसाद ने पहले दर्शाई थी द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डीकैपिटेशन। ये दिखाई थी 2024 के आखिर में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, जबकि नासरुल्लाह को मार डाला, टॉप लीडरशिप को मार डाला, मिड टायर लीडरशिप को बस्टिंग पेजर बॉम्ब से मार डाला, और वो लोग के घुटने टिका दिए थे। ठीक है, फिर यही चीज उन्होंने ट्राई करी, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, ज्यादातर इजराइल ने, अगेंस्ट ईरान पिछले साल जून 12 डे वॉर। ठीक है, फिर डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक से शुरू किया, और ईरान को 18 घंटे लगे थे रिस्पॉन्ड करने में। फिर यही चीज मादुरो के खिलाफ वेनेजुला में की गई, और उसके बाद तो एरोगेंस के मारे पगला गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्होंने जो है अब नहीं, मैं आई जस्ट फिनिश, इन्होंने अब जो है ये ईरान के खिलाफ फिर इस्तेमाल किया। द थिंग इज, इफ यू यूज वन न्यू टैक्टिक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इट विल गिव यू सरप्राइज एंड शॉक इफेक्ट। फोर्थ टाइम आप इस्तेमाल करें, they have worked out their counter strategy of dispersion of what is called decentralized command and control delegation. उन्होंने 31 जो IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक के पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बोला कोई ऑर्डर्स का इंतजार मत करना, जैसे ही ईरान पे हमला होता है ठोको अपने मिसाइल नॉन स्टॉप जी। और उन्होंने 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया, और देखिए साहब, अगर सच्ची में देखा जाए, बुरे हाल कर दिए हैं अमेरिका के और ईरान और इजराइल। देखिए, आई थिंक मेरी रेकनिंग में अभी तक हमने
पीस इनिशिएटिव कर देना चाहिए था। बहुत भारत की महिमा मंडन होगा अगर भारत पीस इनिशिएटिव करे, और इट विल वर्क। इट इज लाइकली टू वर्क बिकॉज ये वॉर कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, ईरान भी जानता है ये चीज कि इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। उसका भी नुकसान भीषण हो रहा है। ठीक है, ईरान की भी गलती है एक किस्म से कि भाई उन्होंने क्यों धमकियां दी कि हम ईरान को, सॉरी, इजराइल को तबाह कर दें। तो फिर आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ा है ना। उन्होंने भी तो धमकी दी। अब अगर इजराइल लड़ रहा है तो वो बेवजह तो नहीं लड़ रहा। 2003 अक्टूबर में सब जानते हैं क्या हुआ। ईरान की भी गलती है कि उसने क्यों बेवजह इजराइल को वाइप आउट करने की धमकी दी। ये रियलिटी है, इजराइल इज अ रियलिटी। अब आप बोले कि वाइप आउट करें, तो फिर वो भी कहता ठीक है साहब, मैं भी वाइप आउट करूंगा। आप ही अकेले थोड़ी ना कर सकते हो। तो नुकसान तो उन्होंने भी जम के किया है साहब। अब ईरान के लोगों को भी देखना होगा कि कब तक ये चलता रह जाएगा। दे हैव मेड अ पॉइंट। आई थिंक उन्होंने, दुनिया की इज्जत बढ़ गई है ईरान के लिए। द वे दे हैव फॉट, I mean the way they have fought, no doubt. As a military soldier, मैं my salute। तो जहां भी हिम्मत और करेज दिखाई जाती है तो सोल्जर्स, हम लोग हमेशा उसको सैल्यूट करते हैं, चाहे हमारा दुश्मन भी हो। पाकिस्तान का वो असलम शेर कारगिल में बहुत अच्छा लड़ा। तो हमने जब उसकी बॉडी दे रहे थे वापस, वो ले नहीं रहे थे, हमने कहा अच्छा साहब ये ले लो, ही इज फॉट वेरी वेल, हमारी तरफ से आपका निशाने हैदर इसको मिलना चाहिए। उसको मिला। ठीक है, वी रिस्पेक्ट करेज, वी रिस्पेक्ट ब्रेवरी, वी रिस्पेक्ट अ पेट्रियोटिक एटीट्यूड, चाहे किसी भी देश का हो। जो अपने मुल्क का वफादार तो है। अरे जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो तो वो किसके बाप का वफादार होगा। ठीक है, so that is there, but that having been said, it is now time to call it off. इंटेलिजेंस, अकल इसमें है कि it has to be called off. It will be called off. Why should we not take the credit for it? मोदी जी को बहुत महिमा मंडन होगा अगर वो पीस इनिशिएटिव ले ले, and it will work. क्योंकि एज इट इज बस हो गई है दोनों की। मुंह से झाग निकल रहा है साहब, हम फौजी देख सकते हैं, आपको ना दिखे, फौजियों को दिख जाता है। तो दूसरी साइड में कितना दम रह गया है अभी करने का, नहीं करने का। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में बेतहाशा उछाल आ गया और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाने लगी। इस खौफनाक हालात को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने और जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे अपने सबसे खास सहयोगी देशों से वहां अपने युद्धपोत भेजने की गुहार लगाई। ट्रंप को पूरी उम्मीद थी कि नाटो और पश्चिमी देश उनके एक इशारे पर अपनी सेनाएं भेज देंगे, लेकिन इन देशों ने अमेरिका को सीधे ना कह दिया। कई देशों ने तो ट्रंप की अपील पर चुप्पी साध ली। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने साफ कह दिया कि वॉशिंगटन या इजराइल ने युद्ध भड़काने से पहले बर्लिन से कोई सलाह नहीं ली थी और ना ही उनके पास संयुक्त राष्ट्र या नाटो की कोई मंजूरी है, इसलिए वे अपनी सेना को इस आग में बिल्कुल नहीं झोंकेंगे। अपने ही खास दोस्तों से सरेआम मिल रहे इस बड़े झटके और अस्वीकृति के बाद डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह तिलमिलाए। दुनिया के सामने अपनी फजीहत होता देख ट्रंप ने अपनी भड़ास निकालते हुए बेहद तल्ख लहजे में कहा, अमेरिका को रणनीतिक जलमार्ग सुरक्षित करने के लिए किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हमारे पास दुनिया की सबसे मजबूत सेना है। ये बयान साफ तौर पर उनकी बौखलाहट को दर्शाता है क्योंकि नाटो गठबंधन का सदस्य होने और सामूहिक रक्षा के वादों के बावजूद अमेरिका को इस महासंकट में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। अपनी झेप पिटाने के लिए और दुनिया की नजरों में अपनी ताकतवर छवि बचाने के लिए ट्रंप अब दलीलें दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्होंने देशों को जबरदस्ती अपने साथ शामिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो तो सिर्फ जरूरत के वक्त अमेरिका का समर्थन करने के लिए इन सहयोगियों की वफादारी का परीक्षण कर रहे थे। यानी ट्रंप इसे महज एक परीक्षा बताकर अपनी बेइज्जती
छिपाना चाहते हैं। उन्होंने सहयोगी देशों को धमकी भरे लहजे में ये चेतावनी दी। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया का अंजाम भविष्य में नाटो के लिए बहुत बुरा होगा। सच्चाई ये है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में जो चक्रव्यूह रचा, उसने अमेरिका को पूरी तरह बेबस कर दिया। क्रूड ऑयल का बढ़ता संकट और सहयोगियों का पीछे हटना ये साबित करता है कि ईरान के रणनीतिक फैसले ने ट्रंप प्रशासन को घुटनों पर ला दिया, दुनिया को एक भयंकर आर्थिक तबाही के मुहाने पर भी खड़ा किया है। अब बात करते हैं बिहार के उस सियासी भूचाल की जिसने जेडीयू के अस्तित्व को संकट में डाल दिया। केसी त्यागी के जेडीयू छोड़ने के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है, चलिए जानते हैं। बिहार की राजनीति से एक बार फिर एक सियासी भूचाल वाली खबर आ रही है। खबर है केसी त्यागी को लेकर। वही केसी त्यागी जो लंबे वक्त से जेडीयू के साथ थे, अचानक उनका एक पोस्ट आता है। पोस्ट में जिक्र क्या होता है? जिक्र इस बात का कि वो अब जेडीयू की सदस्यता रेन्यू नहीं करवा रहे हैं। एक दिन पहले हमने देखा कि अनंत सिंह ने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, यानी कि जेडीयू से वो भी खिसकते नजर आ रहे थे। और आज खबर आती है केसी त्यागी की। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह है? क्या कोई नाराजगी है? पोस्ट में क्या कुछ लिखा वो सब बताएंगे, लेकिन पहले वैभव से जानेंगे। वैभव, ये जो बिहार में सियासी तूफान है, विशेषकर जेडीयू में, जेडीयू को लेकर लगातार चर्चा थी चुनाव के बाद से। अभी राज्यसभा चुनाव हुआ तब भी कि क्या बीजेपी या एनडीए का अत्यधिक यहाँ पर बिहार की राजनीति में घुसना या बिहार की राजनीति में पैक जमाना जेडीयू को खत्म कर देगा। और फिर बैक टू बैक दो खबरें, अनंत सिंह का पीछे हटना और आज केसी त्यागी का इस तरह से सदस्यता रिन्यू नहीं कराना, और कह सकते हैं आप जेडीयू की तरफ से अपना रुझान हटाना। किस और इशारा? कोई नाराजगी या फिर सचमुच जेडीयू पतन की तरफ है? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पतन की ओर है। 80 से ज़्यादा सीटें जीती हैं विधानसभा की, पिछली बार सिर्फ 43 सीटें ही जीत पाई थी, तो जेडीयू मजबूत है बिहार में। बात रही केसी त्यागी की, तो केसी त्यागी मूल रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो है किसी और राज्य के, राजनीति करते थे किसी और राज्य की। जैसे कि बिहार में हम देख सकते हैं आरजेडी में संजय यादव जो हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, वो हरियाणा के हैं, लेकिन वो वहाँ पर तेजस्वी यादव के खासम खास बने हुए हैं। ठीक वैसे ही केसी त्यागी भी नीतीश कुमार के बहुत पुराने सहयोगी हैं, जेपी आंदोलन के दिनों के साथी हैं। और वो जब जेडीयू का गठन हुआ था शरद यादव के साथ, तब उनकी अच्छा तालमेल था शरद यादव के साथ, नीतीश कुमार की उनकी बहुत अच्छी बनती थी, और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे जेडीयू के। और जब तक नीतीश कुमार के हाथों में जेडीयू की कमान थी, केसी त्यागी का पूरा अच्छा खासा रोल हुआ करता था पार्टी में। वो मुख्य प्रवक्ता थे, इसके साथ ही वो प्रमुख महासचिव भी थे, और भी सलाहकार के रूप में बहुत सारे वो काम करते थे। धीरे धीरे शरद यादव जब हटे जेडीयू से, उसके बाद नीतीश कुमार भी जब धीरे धीरे जेडीयू में कई सारे और नेताओं का दखल बढ़ा। नीतीश कुमार का जब स्वास्थ्य गिरता चला गया और उनके साथ में जेडीयू में बहुत सारे और नेता उभर कर आए जो पार्टी के बहुत सारे फैसले लेने लगे। जैसे संजय झा का हम नाम लेते हैं, अशोक चौधरी का नाम लेते हैं, विजय चौधरी का नाम लेते हैं। उसके बाद केसी त्यागी को लगा कि अब मेरी उतनी ज्यादा जरूरत रह नहीं गई है जेडीयू को, और वो अपने आप को नजरअंदाज महसूस करने लगे। और इसी वजह से जब 2016 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होता है, धीरे धीरे वो पार्टी से दूरी बनाना शुरू करते हैं। 2020-21 के दौरान, कोरोना काल के दौरान, वो बहुत ज्यादा ही ऐसी बातें कहने लगे थे जो उनकी पार्टी लाइन से मैच नहीं करती थी, मेल नहीं खाती थी, और इस वजह से उन्हें कई बार पार्टी हाईकमान से हिदायत भी दी गई थी। और अब पिछले दिनों में, कुछ महीनों पहले ही उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता से इस्तीफा दे दिया था, और अब उनकी पोस्ट आई है कि वो अपनी पार्टी सदस्यता को नवीनीकरण नहीं करवा रहे, उसका रिन्यू नहीं करवा रहे। और केसी त्यागी राजनीति से संन्यास बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। अब वो बिहार की राजनीति नहीं, यूपी की राजनीति करना चाहते हैं। और हो सकता है 2-3 संभावना जताई जा रही कि हो सकता है वो बीजेपी के साथ चले जाएं, या फिर ज्यादा संभावना जो नजर आ रही है लोकदल के साथ वो आ सकते हैं, जो जयंत चौधरी की पार्टी है, उसके साथ वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं एक बड़े अपडेट की तरह कि जैसे बिहार की राजनीति छोड़कर यूपी की तरफ अब रुझान नजर आएगा किसी त्यागी। और पोस्ट क्या था? पोस्ट में भी एक भावुक अंदाज नजर आया, जिस नाराजगी की बात वैभव करते नजर आ रहे हैं, और जो पिछले कुछ अंतराल से बिहार चुनाव 2025 से भी पहले हमने देखा और आज तक जो चीज़ें नजर आ रही है वो पोस्ट में है। पोस्ट में मैं आपको बता दूं, पोस्ट में क्या कुछ लिखते हैं किसी त्यागी? किसी त्यागी लिखते हैं 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी जनता दल के विलय के साथ जेडीयू अस्तित्व में आता है। जॉर्ज फर्नांडिस अध्यक्ष थे, मैंने पार्टी के महासचिव के रूप में साथ काम किया। मैंने श्री शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी के साथ अध्यक्ष के रूप में काम किया, और मैंने पार्टी के मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता, राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। अब पार्टी की सदस्यता का अभियान समाप्त हो चुका है, और इस बार मैंने पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं किया, जिस बात का जिक्र वैभव भी कर रहे थे कि
संन्यास नहीं लिया है, यह सिर्फ पार्टी की सदस्यता के नवीनीकरण ना करने का एक पूरा मंजर आपको नजर आ रहा है बिहार में। इसके साथ ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट नीचे तक आपको नजर आएगा, जहां पर उन्होंने राजनीतिक मित्र, समर्थक, कार्यकर्ता, इसके साथ साथ जेडीयू के पूरे अस्तित्व की बात की। पोस्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, एक एक बात उसमें नजर आ रही है, उसमें आप वो भाईचारा भी समझ सकते हैं, जेडीयू से उनका लगाव समझ सकते हैं, इसके अतिरिक्त नाराजगी भी। इन सब के बीच ही वैभव, मैं एक छोटा सवाल और बीते दिन की राजनीति से, बीते दिन के उस घटनाक्रम से जोड़ना चाहूँगा जो अनंत सिंह का मैसेज आया था मीडिया से बात करते हुए ही। उन्होंने ऑफिशियल तौर पे तो कोई पोस्ट जैसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब चुनाव नहीं लड़ना है। तो क्या ये भी जेडीयू के लिए एक झटका होगा? बेशक उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा बेटा चुनाव में रहेगा। देखिए, झटका तो नहीं कह सकते हम। नीतीश कुमार के जो भरोसे राजनीति करते थे वो अब अपनी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। जैसे केसी त्यागी, ये पूरी तरह नीतीश के भरोसे ही राजनीति करते थे, इनका कोई अपना जनाधार नहीं था बिहार में। ये राज्यसभा के सदस्य बने थे तो नीतीश की ही मेहरबानी थी। बात रही अनंत सिंह की, तो अनंत सिंह का खुद का जनाधार है, वो किसी के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं। वो मोकामा में निर्दलीय जीत कर भी दिखा चुके हैं, वो किसी पार्टी के मेहरबानी पर नहीं रहते हैं। तो जेडीयू के लिए झटका नहीं माना जाएगा। और जेडीयू में अभी एक शुरुआत है। नीतीश कुमार पटना छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं। जो सारे नेता जो नीतीश कुमार से सीधे जुड़े हुए थे, जो नीतीश कुमार से सीधे लाभ लेते थे, राजनीतिक लाभ लेते थे, उनसे सीधे मिलते थे और उनसे राजनीतिक फैसले करवाते थे, वो सारे नेता अब खुद को अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि जेडीयू में पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है। निशांत कुमार पार्टी में आ रहे हैं, इसके साथ ही बहुत सारे जो नीतीश के करीबी थे वो अब किनारे हो जाएंगे। तो जो लोग नई लीडरशिप के साथ, नए नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, वो अपनी नई राजनीतिक जगह तलाशेंगे। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें होती है और कहा जा रहा है इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ी है, वो दिल्ली में आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उनकी वजह से अब बिहार में, खासकर जेडीयू में, आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बहुत सारे युवा नेताओं को जगह दी जाएगी। जेपी आंदोलन के कई सारे जो निकले हुए नेता थे, हो सकता है बहुत सारे संन्यास ले लें, या हो सकता है कि वो कहीं और भी जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं 50 साल की उस यारी का अंत सा नज़र आ रहा है बिहार में केसी त्यागी के इस नवीनीकरण ना कराने के बाद। जेडीयू पे क्या कुछ रिएक्शन आते हैं वो भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे तमाम नेताओं के। नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे या फिर वो चुप्पी साध लेंगे इस पूरे मंजर पर। इसके साथ ही केसी त्यागी ने अपने पोस्ट में लिखा कि 22 मार्च को वैभव वो एक अहम बैठक करने जा रहे हैं हम ख्याल नेताओं के साथ। वहाँ से भी क्या कुछ बड़ी अपडेट आने की उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, ऐसा अधिकतर राजनेता करते हैं जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं कि मैं इस तारीख को फैसला लूंगा, कोई उस फैसले में मैं अपने सहयोगियों से सलाह लूंगा, जो मेरी समान विचारधारा वाले लोग हैं उनसे मैं मिलकर बैठकर बात करूंगा कि आगे क्या करना चाहिए। फिर एक बार केसी त्यागी जनाधार वाले नेता नहीं है, वो नेता एक अच्छे वक्ता हैं, एक समझदार वक्ता है, बात अपनी बहुत अच्छे से रख पाते हैं, पार्टी की नीतियों को लेकर बहुत साफ और स्पष्ट बोल पाते हैं। लेकिन ना तो बिहार में ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में केसी त्यागी ऐसे नेता नहीं है कि वो अपने दम पर 20, 25, 30 हजार वोट भी ला पाएं। वो आगे क्या करते हैं, वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, जैसे कि मैंने पार्टी का नाम बताया। हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, हो सकता है कि वो लोकदल के साथ चले जाएं, और विपक्ष के साथ जाने की संभावना तो बिल्कुल वैसी नजर नहीं आ रही है। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। केसी त्यागी क्या करने वाले हैं ये खुद केसी त्यागी ही 22 तारीख को बताएंगे। बिल्कुल, 30 अक्टूबर 2003 को शुरू हुआ यह सिलसिला 17 मार्च 2026 को आके खत्म सा होता नजर आता है। एक लंबा अरसा आप कह सकते हैं जेडीयू और उनके साथ केसी त्यागी का समर्थन, साथ, सहयोग सब कुछ था। और अंत में बात देश में आए सियासी भूचाल और कांग्रेस के गद्दार विधायकों की। ओडिशा में कांग्रेस के 3 विधायकों ने व्हीप तोड़कर बीजेपी समर्थित दिलीप रे को वोट दिया, जिससे गठबंधन की जीत पलट गई। अब कांग्रेस तीनों नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। जरा सुनिए कैसे हुई ये गद्दारी और बीजेपी की जीत में क्यों खास रहे ये 3 विधायक। ओडिशा की सियासत में उस वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया जब कांग्रेस के 3 विधायकों ने अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा घोंपकर राज्यसभा चुनाव की पूरी बाजी ही पलट दी। ये कोई सामान्य राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि एक सोची समझी बगावत थी जिसने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ कर दिया। कांग्रेस, जिसने बीजू जनता दल के साथ मिलकर डॉक्टर दत्तेश्वर होता को अपना साझा उम्मीदवार बनाया था, उसे अपने ही खेमे के विभीषणों के कारण करारी हार का सामना करना पड़ा।
इस दगाबाजी ने न केवल गठबंधन की साख को बट्टा लगाया, बल्कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया। पार्टी ने अब इन बागियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इन 3 दगाबाज विधायकों के नाम हैं सोफिया पिरदौस, रमेश चंद्र जेना और दशरथी गोमांगो। बारबटी कटक से विधायक सोफिया पिरदौस, सनाखेमुंडी से रमेश चंद्र जेना और मोहना सीट से विधायक दशरथी गोमांगो ने पार्टी के विप यानी कड़े निर्देश को ठेंगे पर रखकर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप रे के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी। इन तीनों की गद्दारी और बीजेडी के कुछ अन्य बागी विधायकों के समर्थन की बदौलत दिलीप रे ने वो जीत हासिल की जिसकी उम्मीद कांग्रेस बीजेडी गठबंधन को दूर दूर तक नहीं थी। इस धोखे ने पूरी विपक्षी रणनीति को धाराशाही कर दिया और कांग्रेस के खेमे में मातम पसरा दिया। जैसे ही इस विश्वासघात की खबर बाहर आई, कांग्रेस आला कमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिना देर किए इन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस ने इस घटना को केवल राजनीतिक दगाबाजी नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ विश्वासघात करार दिया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा कि जो लोग पार्टी को धोखा देते हैं वे असल में देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यहां तक कह दिया कि ये विधायक भेड़ बकरियों की तरह बिक गए हैं। ये बयान साफ दर्शाता है कि कांग्रेस इस चोट से कितनी आहत है। अब कांग्रेस केवल निलंबन तक ही नहीं रुकने वाली है, पार्टी इन बागियों की विधायकी छीनने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कड़मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत इन तीनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का तर्क है कि जब व्हिप जारी कर दिया गया था तो उसका उल्लंघन सीधे तौर पर सदस्यता गंवाने का आधार बनता है। फिलहाल उड़ीसा की राजनीति में इन 3 चेहरों को गद्दार के तौर पर पेश किया जा रहा है और कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अनुशासनहीनता और धोखे के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये पूरी कहानी भारतीय राजनीति के उस कड़वे सच को उजागर करती है जहां कुर्सी और रसूख के लिए विचारधारा की बलि चढ़ाना अब एक आम बात हो गई है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.